जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज के इस क्लास में हम लोग इस करंट पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 4 को कवर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये करंट पब्लिकेशन का बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट का बुक है। इसमें टोटल 29 सेट्स दिया हुआ है। बहुत ही शानदार बुक है, तो आप लोग इस बुक से भी प्रैक्टिस सेट लगाइए। इस बुक से प्रैक्टिस सेट लगाकर आप अपने तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग इसे ले सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी बुक से सेट नंबर 4 का डिस्कशन करते हैं। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ या फिर डी विषाणु के कारण? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? तो पोलियो जो है ये वायरस यानी कि विषाणु के कारण होने वाला रोग है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। कवक की बात करें तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है फंगस, ठीक है। और कवक के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा, पूछा जाता है माइकोलॉजी, ठीक है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, यदि किसी परमाणु के नाभिक के आकार की तुलना क्रिकेट की गेंद से की जाती है तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगी? तो देखिए, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए परमाणु का आकार और नाभिक का आकार कितना होता है। तो देखिए, परमाणु की त्रिज्या जो है 10 पर पावर -10 मीटर होती है परमाणु की त्रिज्या, और नाभिक की त्रिज्या होता है 10 पर पावर -15 मीटर। तो बड़ा कौन हुआ? तो बड़ा हुआ परमाणु की त्रिज्या 10 पर पावर -10, और ये छोटा हुआ 10 पर पावर -15, क्योंकि पावर जो है यहाँ पर माइनस में है। तो सबसे बड़ा ये हुआ, सबसे छोटा ये हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना का अंतर आ रहा है? तो 10 पर पावर 5 का अंतर आ रहा है, यानी कि परमाणु की जो त्रिज्या है नाभिक के त्रिज्या से वो कितना है? तो 5 गुना बड़ा है। कितना है? 5 गुना बड़ा है, यानी कि 10 पर पावर 5 गुना बड़ा है नाभिक की त्रिज्या से परमाणु की त्रिज्या। तो किलोमीटर में पूछेगा तो किलोमीटर में भी क्या होगा? 5 गुना ही बड़ा होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, आइंस्टाइनियम तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और देखिए, जो भी साथी बिहार पुलिस 2025 के लिए अभी तक तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपका बिहार पुलिस का बैच भी स्टार्ट हो चुका है, आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच में क्या क्या मिलेगा, कैसे ज्वाइन करना है, ये आपको क्लास के लास्ट में बताएंगे। फिलहाल अभी आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, आइंस्टाइनियम तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है? तो 99 होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, 99। निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? अच्छा, पास्कल जो है किसका मात्रक है? तो ये दबाव का, यानी कि दाब का एसआई मात्रक है पास्कल, ठीक है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। और इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है और पास्कल भी होता है। कैसे होता है? तो दाब बराबर हम सभी जानते हैं क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है दाब बराबर। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि 1 पास्कल के बराबर है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जिस प्रकार पास्कल दाब की इकाई है उसी प्रकार इसमें से क्या है जो कि दाब को मापता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टॉर, ठीक है। टॉर भी एक निरपेक्ष पैमाने पर आधारित दाब की ही एक इकाई है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। न्यूटन बल का एसआई मात्रक है, जूल कार्य या फिर ऊर्जा का मात्रक है, शक्ति का मात्रक होता है वाट।
आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है? तो गुरुत्वाकर्षण बल को ही बोला जाता है एक्शन एट द डिस्टेंस बल। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, सोरा का दूसरा नाम क्या है? और साथियों, जैसे ये क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। कहाँ पर? तो बिहार पुलिस के इस बैच में, ठीक है, इस बैच में मिल जाएगा। फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर आपको नंबर चाहिए व्हाट्सअप नंबर, तो इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। तो सोरा जो है इसका दूसरा नाम क्या है? तो पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। सोडियम क्लोराइड NaCl ये साधारण नमक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसको कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। और क्लास के लास्ट में आपको बैच के बारे में बताएंगे, इसलिए पूरा क्लास को ध्यान से देखिए। तो बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। सबसे पहले याद रखिएगा, जातीय संसद किस देश की संसद का नाम है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 350। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, 350। और इसमें से 50 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? यहाँ पर प्रांत का मतलब होता है राज्य। तो नेपाल की राजधानी कहाँ पर है? काठमांडू, जहाँ पर सार्क का हेडक्वार्टर है। सार्क का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो नेपाल देश को टोटल 7 प्रांतों में बांटा गया है। कितने प्रांतों में? 7 प्रांतों में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है? आंसर है पृथ्वी नारायण शाह। पृथ्वी नारायण शाह को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है। पूट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? चलिए बताइए, पूट शब्द का उपयोग किस खेल में होता है? तो याद रखिएगा, ये गोल्फ में होता है। किस में होता है? गोल्फ में। आगे देखिए, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक कौन थी? तो मदर टेरेसा। इनका जन्म कब हुआ था? इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक कौन? मदर टेरेसा। और इनका जन्म हुआ था कब? तो याद रखिएगा 26 अगस्त 1910 को। 26 अगस्त 1910 को। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? भूटान की राजधानी कहाँ पर है? थिम्पू। ठीक है, थिम्पू भूटान की राजधानी है और यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी का नाम है काला कौवा। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चेरी पिकिंग शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है? इससे पहले किरण पब्लिकेशन के बुक से आपका 3 सेट हो चुका है और तीनों सेट का पीडीएफ जो है आंसर के साथ बैच में अपलोड कर दिया गया है वीडियो के साथ में। जैसे आप लोग बैच को ज्वाइन करेंगे वहाँ पर सब क्लास मिल जाएगा, सभी क्लास का पीडीएफ, सब्जेक्ट वाइज क्लास का नोट्स, सारा कुछ आपको मिलेगा। तो चेरी पिकिंग शब्द जो है ये आपका संबंधित है बास्केटबॉल से। जॉर्वे कल्चर एक चाल्कोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, महाराष्ट्र में। जनसंख्या में सबसे नंबर 1 उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है और तीसरे स्थान पर अपना बिहार आता है। जनसंख्या में ध्यान रखिएगा।
भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर आपसे पूछे 11 जुलाई को किस दिवस में मनाते हैं, तो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में। 22 मई को पूछे तो विश्व जैव विविधता दिवस। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। 10 दिसंबर को पूछे विश्व मानवाधिकार दिवस। 26 नवंबर को पूछे संविधान दिवस। 25 जनवरी को पूछे राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 24 अप्रैल को पूछे तो याद रखिएगा 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। ये अक्सर एग्जाम में आता है, इसलिए आपको बता दिए। सन्मार्ग शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? चलिए हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है, बताइए। तो सन्मार्ग शब्द का संधि विच्छेद होगा सत प्लस मार्ग, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है, सत प्लस मार्ग। और ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण है सत प्लस मार्ग। पदाति शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तद्भव और तत्सम के बारे में आपको कई बार बता चुके हैं। जो शब्द संस्कृत के होते हैं वो तत्सम होते हैं, और उसी का जो हिंदी रूपांतरण होता है वो होता है तद्भव। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल बताते हैं, हमने यहाँ पर लिखा दुग्ध और यहाँ पर लिखा दूध, तो बताइए कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है? तो आप लोग कहेंगे दुग्ध हम लोग संस्कृत में बोलते हैं, तो ये हो जाएगा तत्सम, और दूध हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, हिंदी ये है, तो ये हो जाएगा तद्भव। तो उसी प्रकार पदाति शब्द का तद्भव क्या होगा? तो इसका हो जाएगा पैदल। ठीक है, पैदल हिंदी शब्द है, तो ये आपका तद्भव रूप है। गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है याद रखना। गांठ बांधना यानी कि अस्थायी रूप से याद रखना। चरण कमल बंदौ हरि राई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए अलंकार के बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा। ठीक है, अलंकार से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कभी कभी। तो चरण कमल बंदौ हरि राई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है ये आपको हिंदी क्लास में बाद में बताएंगे। ठीक है, चलिए इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो भीड़ जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। बाकी समूह दल झुंड ये पुल्लिंग है। इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? आंसर हो जाएगा देश। नील कमल शब्द में कौन सा समास है? तो नील कमल, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो नील के समान कमल, यानी कि इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। कमल नयन, इसमें भी क्या होगा? कर्मधारय समास। महावीर, महान है जो वीर, ये भी क्या होगा? कर्मधारय समास। ठीक है, ठीक है। मैं नीर भरी दुख की बदली, कविता की कवित्री कौन है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए। मैं नीर भरी दुख की बदली, इस कविता में कवित्री कौन है? तो याद रखिएगा महादेवी वर्मा है। कौन है? महादेवी वर्मा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो पीयूष का पर्यायवाची क्या क्या होता है? एक होता है अमृत। अमृत पीयूष का पर्यायवाची शब्द है। सुधा, ठीक है, पीयूष हो गया, सुधा हो गया। दूध भी, ये अमृत, दूध भी पीयूष का ही शब्द है। क्षीर, ठीक है, क्षीर भी क्या है? ये पीयूष का पर्यायवाची शब्द है। अमीय, ये सभी पीयूष का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर देखिए अमृत दिया हुआ है। ला मादा मोजेल द आविन्यू, ये किसकी कृति है? तो ये जो है पिकासो, ठीक है, पिकासो की कृति है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पिकासो। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय
भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला एंग्लो सिख युद्ध जो है 1845 से लेकर 1846 के बीच में हुआ था। ठीक है, सिख साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, लॉर्ड हार्डिंग। उसके बाद कौन बनता है? डलहौजी है। ठीक है, डलहौजी का कार्यकाल आता है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है और इसी ने ही राज्य हड़प नीति को भी लाया था। स्वदेशी आंदोलन भारत में प्रारंभ हुआ था, बताइए किस समय? तो हम सभी जानते हैं बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की गई थी। किसकी? तो याद रखिएगा, बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा हुई थी और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था और इसी स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ बहिष्कार आंदोलन भी चलाया गया था। तो याद रखिएगा, बंगाल विभाजन के समय। आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। मूल शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम। और कहाँ पर स्थापना किया गया था? तो बंबई में। खिलजी साम्राज्य की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा कब की गई थी? उसने भारत के एक बड़े हिस्से पर कब तक शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत पर आप सभी जानते हैं पहला वंश है गुलाम वंश, जो कि 1206 में स्टार्ट हुआ था गुलाम वंश, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और यह 1290 तक चला था। तो गुलाम वंश के बाद ही आता है खिलजी वंश, जो कि 1290 से लेकर 1320 तक चला था। उसके बाद आता है तुगलक वंश, फिर आता है सैयद वंश और आखिरी वंश आता है लोदी वंश। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था और लोदी वंश का आखिरी शासक था इब्राहिम लोदी, जो कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित हुआ था और इसके बाद मुगल साम्राज्य आ जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत की जाती है। तो ये सब पॉलिटी क्लास में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आर्टिकल नंबर 124 में बताया गया है। आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और उसके अधिकार क्षेत्र का वर्णन मिलता है 124 से लेकर 147 में, और 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया है, ध्यान रखिएगा। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 का जो 2 है इसके अनुसार किया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। कौन? भारत के राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने वाले जो कॉलेजियम है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? देखिए, जो कॉलेजियम प्रणाली है, भारत में कॉलेजियम प्रणाली को न्यायाधीशों का चयन न्यायाधीश के रूप में भी कहा जाता है, यानी कि न्यायाधीशों का चयन न्यायाधीश, इसी को बोला जाता है भारत में कॉलेजियम प्रणाली, और इसकी अध्यक्षता करता है मुख्य न्यायाधीश। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजीव खन्ना है। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है? तो भारत के राष्ट्रपति। डैश मोरक्को का यात्री था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत की यात्रा किया था। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत की यात्रा किया था, ध्यान रखिएगा। डैश में
प्राचीन भारत की आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति का वर्णन किया गया है, इसकी रचना कौटिल्य ने की है। तो कौटिल्य ने बताइए अर्थशास्त्र की रचना किया है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अर्थशास्त्र कथित तौर पर यह कौटिल्य द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त, और विष्णुगुप्त का भी अन्य नाम है चाणक्य, यानी कि चाणक्य हो गया, कौटिल्य हो गया, विष्णुगुप्त हो गया, ये सब एक ही नाम है। और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटिल्य। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। पुराणों की संख्या टोटल 18 है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, महाभारत का पुराना नाम क्या है? जिसको पता है बता दीजिए। तो महाभारत का पुराना नाम, हालांकि ये क्वेश्चन बता चुके हैं हम आपको। अकबर के काल में उसके पिता हुमायूं पर एक पुस्तक हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने ही अकबर के काल में उसके पिता हुमायूं पर पुस्तक हुमायूंनामा की रचना की है। किसने? गुलबदन बेगम ने। आगे देखिए, जीत के प्रतीक के रूप में, यहाँ पे डैश है, डैश के फतेहपुर सीकरी में मुगल काल में एक दरवाजा प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। तो आपको याद होगा अकबर के गुजरात अभियान के विजय के उपलक्ष्य में क्या बनवाया गया था? फतेहपुर सीकरी। कहाँ पर? तो आगरा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सही है? तो भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। 10th क्लास का क्वेश्चन है। मेगास्थनीज जो एक ग्रीक इतिहासकार था, उसने डैश काल में 4वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। कौन से शताब्दी में यात्रा की थी? ये भी आपको ध्यान रखना है, 4वीं शताब्दी में। तो किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज जो है यूनानी इतिहासकार था, जो 4वीं शताब्दी में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में आया था भारत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? इससे पहले आपका जो 7:30 बजे की क्लास चला है, जिसमें ज्योग्राफी का दूसरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ है, वहाँ पर आपको बताए हैं सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत में। तिब्बत जो कि वर्तमान में आता है चाइना के अधिकार में, तो तिब्बत में एक झील है मानसरोवर झील, इसी के निकट है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, जिसको सांगपो ग्लेशियर भी कहा जाता है। तो वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, इसका नाम क्या हो जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं क्या? दिहांग। क्या बोलते हैं? दिहांग। और जब ये ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है, तो असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, और असम के बाद फिर बांग्लादेश में एंटर करती है, तो इसका नाम हो जाता है जमुना। ठीक है, तो कौन सी नदी सहायक नदी इसकी नहीं है? तो इसकी सहायक नदी हमने आपको बताया था लोहित। तो लोहित जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ना कि सिंधु की। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लोहित जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तिस्ता भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। धनसिरी ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये सब ज्योग्राफी क्लास में डिटेल्स में डिस्कशन कर चुके हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? फिर से रिपीट कर देते हैं। ज्योग्राफी का दूसरा प्रैक्टिस सेट आज कंप्लीट हो गया है। आप लोग ज़्यादा क्लास मिस मत कीजिए, इसलिए आप लोग जितना जल्दी हो सके बैच को ज्वाइन कीजिए। अभी आपको बैच के बारे में बताएंगे। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, जो कि 1952 से लेकर 1962 तक रहे थे, ध्यान रखिएगा। चलिए, नागालैंड भारतीय संविधान में डैश संशोधन के द्वारा 1963 में भारतीय संघ का एक भाग बन गया। तो 13वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 13वां संविधान संशोधन के द्वारा जो नागालैंड है 1963 में भारतीय संघ का भाग बन गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बैच ज्वाइन करना है, आइए आपको बता देते हैं बैच को किस प्रकार से आपको ज्वाइन करना है। तो ये देखिए बिहार पुलिस का बैच है,
सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। जैसे इंस्टॉल करेंगे आपको यहाँ पर ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ओपन होगा। तो ये ऊपर ही आपको मिल जाएगा बिहार पुलिस का बैच। तो यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक कीजिएगा तो ये बैच आपका परचेज हो जाएगा। और अगर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो जैसे ही एप्लीकेशन में आप लोग एंटर करेंगे तो ऊपर यहाँ पर आपको मिल जाएगा हमारा व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। तो ये आपका डेली क्लास का समय है। डेली क्लास मिल जाएगा आपको 7:30 बजे और एक रात 8 बजे। सब्जेक्ट वाइज क्लास भी मिलेगा, क्लास का PDF, क्लास का नोट्स, बूस्टर GK, पिछले 12-13 साल का क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार का भी नोट्स मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ले रखा है, आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।